दोस्तों इस साइकिल का सफर आयनिक कंपाउंड्स के करीब है। ये बोन हेबर साइकिल का सफर किसके करीब है? आयनिक कंपाउंड्स के करीब है। फजान रूल लगता सबको अजीब है। आपको यार फजान रूल अजीब ना लग पाए और आप बोन हेबर साइकिल में पूरी महारत हासिल कर पाए, इसी के लिए आज हमारी मुलाकात हुई है। इस शानदार सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बोन हेबर साइकिल को जानना है, फजान रूल को जानना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जल्दी से जल्दी बोन हेबर साइकिल को कवर कीजिए, तो यार आज वक्त आ गया है मेरे दोस्तों बोन हेबर साइकिल को कवर करने का। इसके बाद फजान रूल को भी जानेंगे। फजान रूल से हम किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है फजान रूल की, ये भी हम जानेंगे। स्टार्ट करें वीडियो को। चलिए वीडियो को यहां से स्टार्ट किया जाएगा। बोन हेबर साइकिल क्या है? बोन हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए बोन हेबर साइकिल को यूज किया गया है। ये बोन हेबर साइकिल क्या है, इसकी बात की जाएगी। सबसे पहले यार इस पॉइंट को आप नोट कर लें। बोन हेबर साइकिल को यूज किया गया है लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए। मेनली लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन की जाएगी। अगर लैटिस एनर्जी पता हो तो यार किसी दूसरे टाइप की एनर्जी की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। मैंने यहां मेंशन किया है मेनली लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो आप जानते होंगे ही, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो यार कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, याद है आपको, और यार लैटिस एनर्जी। ये आपको याद होगा, लास्ट सेशन में मैंने आपको यार बताया था। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स का केस हो, मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, नॉन मेटल एटम गेन कर रहा होगा, और यार लैटिस बन रहा होगा। तो कौन कौन सी एनर्जीज की बात की थी? लैटिस एनर्जी की बात की थी, कम होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि यार डेल्टा एच के नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगी, मेनली नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगी, इसकी वैल्यू यार हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, याद है आपको। यार इन सभी एनर्जीज का क्या थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, ये हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं, और मेनली लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले हैं। लैटिस एनर्जी के अलावा यार और कोई एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है, जो कि हम यहां पर देखने वाले हैं। ये आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, इनको यार एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो यार इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है, वीडियो को पॉज करें, लास्ट लेक्चर को अटेंड करें, वापिस आप इस सेशन में लौट कर आए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं आपसे यही मिलने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यार यहां हम क्या करने वाले हैं, बोन हेबर साइकिल में क्या करने वाले हैं। इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स और प्रोसेसेस सच एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन एनर्जी। यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम जानते हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में हम जानते हैं। यार डिसोसिएशन एनर्जी किस प्रकार से इन्वॉल्व होगी, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यार ये पूरी कहानी आज के शानदार सेशन में हम जानने वाले हैं। बोन हेबर साइकिल में हम जानने वाले हैं इट रिलेट्स लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल टू अदर थर्मोडायनेमिकल डेटा। ये जो यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी है, सब्लिमेशन एनर्जी है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी है, इन सभी के साथ यार हम रिलेशन देखने वाले हैं लैटिस एनर्जी का। जी हां, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे भूल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी यहां पर इन्वॉल्व होगी, किस प्रकार से इन्वॉल्व होगी इसकी बात की जाएगी। उससे पहले ये देखिए ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जानेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए हेस लॉ क्या है। हेस लॉ कहता है कि यार किसी प्रोसेस को एक स्टेप में कंप्लीट किया जाए
या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट किया जाए, उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा, वह एंथैल्पी चेंज नेट प्रोसेस के दौरान क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। और यार ये जो हमारा बोन हेबर साइकिल है, ये किस पर बेस्ड है? ये हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। हेस लॉ की डिटेल में आप स्टेटमेंट बाद में जानेंगे, अभी देख लें। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ओवरऑल एनर्जी चेंज इन ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हम देखने वाले हैं, दैट एनर्जी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द रूट टेकन। कितने स्टेप में प्रोसेस हुई, एक स्टेप में हुई या एक से ज्यादा स्टेप में हुई, क्या रूट लिया, इस पर यार ये बात डिपेंड नहीं कर रही होगी। एनर्जी ऑफ ध्यान से देखिए, एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ये बात डिपेंड कर रही होगी। जो एंथैल्पी चेंज है, जो एनर्जी चेंज है, ये एनर्जी ऑफ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही होगी। क्या रूट लिया, क्या पाथ रहा, कितने स्टेप में प्रोसेस हुई, इस पर यार डेल्टा एच डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ज्यादा डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स में जानेंगे। अभी हमें केवल और केवल ये याद रखना है यार कि हमारे पास जो बोन हेबर साइकिल है, जिसे हम मेनली लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करने वाले हैं, या फिर यूं बोलें लैटिस एनर्जी को काफी सारे थर्मोडायनेमिकल डेटा से रिलेट करने वाले हैं। ये बोन हेबर साइकिल किस पर डिपेंड करती है, किस पर बेस्ड है? यार हेस लॉ पर बेस्ड है। हेस लॉ क्या है आप देख चुके हैं। देखिए इस प्रकार से, अगर ए बी में तब्दील हुआ, फिर सी में तब्दील हुआ, और फिर फाइनली डी मिलता है, एक पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली डी मिलता है, एक पॉसिबिलिटी है ये ई में तब्दील हुआ, एफ में तब्दील हुआ, और फिर यार डी में तब्दील हुआ। इन सभी पाथ को फॉलो करते हुए अगर यहां पर बात की जाए, देखिए डेल्टा एच इसके लिए से मिल रहा होगा, डेल्टा एच इसके लिए से मिल रहा होगा, डेल्टा एच इसके लिए से मिल पाएगा, डेल्टा एच इसके लिए देखिए क्या मिल रहा होगा, से मिल रहा होगा। तो हम यार यहां पर क्या बोल सकते हैं? हम यहां पर बोल सकते हैं कि डेल्टा एच किस पर डिपेंड नहीं करता है? डेल्टा एच रूट पर डिपेंड नहीं करता है। जो रूट हमने यहां पर कंसिडर किया है, डेल्टा एच डिपेंड कर रहा होगा किस पर? इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी पर। डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच होगा यार एच डी। फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनल एंथैल्पी क्या है? एच डी है, माइनस एच ए। एंथैल्पी चेंज यही होगा। फाइनली हमें डी मिल रहा है, इसकी एंथैल्पी इतनी है, और इनिशियली हमारे पास ए था, इसकी एंथैल्पी इतनी है। एंथैल्पी चेंज कितना है? इतना होगा। यार ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा होगा। ये हेस लॉ है जो कि हमें यहां पर देखिए यूज करते हुए डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लैटिस एनर्जी, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को रिलेट करना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी एनर्जीज कैसे रिलेट कर पाएंगे, ये काम मैं आपके लिए बेहद आसान करने वाला हूं। आपको बस देखना है, कहानी बनती चली जाएगी, कारवां बड़ा होता चला जाएगा, आप बस देखते रहें। ये मामला क्लियर है? अगर आपको ये कहानी क्लियर है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम यार NaCl की फॉर्मेशन यहां पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हेडिंग डाल दो। क्या हेडिंग डालनी है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हम यार यहां पर बोन हेबर साइकिल NaCl की फॉर्मेशन के लिए डिस्क्राइब करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, Na प्लस हाफ Cl2, Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स अस NaCl। इस प्रकार से मैंने यार बैलेंस भी कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट?
सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन तो यार गैस होती है। बाद में जो NaCl मिल रहा होगा ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स तो यार सॉलिड्स होते हैं, ये क्या होगा? NaCl सॉलिड होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करनी है तो यार इसके लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम्स का होना जरूरी है। यहां अगर सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो यार इसकी स्टेट चेंज करना जरूरी है, तभी तो हम आयोनाइज कर पाएंगे, तभी तो यार इस प्रकार से NaCl की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्या करना होगा? दिमाग लगाएं, क्या करना होगा? इसको यार एंथैल्पी प्रोवाइड करनी होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या प्रोवाइड करनी होगी? डेल्टा एच सब्लिमेशन। इससे क्या होगा? Na सॉलिड से Na गैस बन जाएगा डायरेक्टली। जी हां, सॉलिड से गैस में तब्दील होना है, सब्लिमेशन है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करने से अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसका साइन कैसा होगा? प्लस होगा। जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी उस हीट को यार प्लस साइन के साथ इंडिकेट कर रहे होंगे, ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। Na सॉलिड से Na गैस हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यार और एनर्जी खिलानी होगी, एटम को टक से बाहर करना है और एनर्जी खिलानी होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे आप फेमिलियर होंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यार इससे रिलेटेड डिटेल में बातचीत हमारी हो चुकी है। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी खिलाएंगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन टक से बाहर आएगा, Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कहानी बन रही होगी। यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ है? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब देखिए, यहां हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है। अब हमें इलेक्ट्रॉन इसको खिलाना है, क्योंकि यार कैटायन की फॉर्मेशन तो हो चुकी है। अब एनायन बनेगा तभी जाकर कैटायन एनायन से मुलाकात कर पाएगा और फिर यार NaCl बन पाएगा। कहानी क्लियर है दोस्तों? अगर इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना है तो इसके लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के केस में ही यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइंड है, इसकी हम तभी बात कर पाएंगे। फिलहाल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करना होगा? देखिए, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 है। क्लोरीन एटम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इस केमिकल बॉन्ड या हम यूं बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे यहां पर ब्रेक करना होगा, इसे ओवरकम करना होगा। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी खिलानी पड़ेगी। एनर्जी खिलानी पड़ेगी तो इसका कुछ नाम तो होना चाहिए। जी हाँ, इसका कुछ नाम तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या नाम होगा? जो भी यार क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करने के लिए किसमें? एटम्स की फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ही एनर्जी खिलाई जाएगी क्या होगा? हमें देखिए 2Cl मिल रहे होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रही होगी और इस प्रकार से अगर हम 1Cl2 के कोरस्पोंडिंग बात कर रहे हैं और एनर्जी है डेल्टा एच BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहां तो कोफिशिएंट हाफ है, 1/2 है, तो यार 1/2 कोफिशिएंट के लिए क्या करना होगा? इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यूनिटरी मेथड है। अगर यार इन दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इस खिलाई गई एनर्जी को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इस प्रकार से अगर हम प्लस 1/2 डेल्टा एच BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज को खिलाएंगे तो हमें क्या मिल पाएगा? Cl गैस, आइसोलेटेड गैसियस एटम मिल पाएगा। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम
Cl माइनस गैस में तब्दील हो रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यार यहां से हमें मिल रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को हमने देखिए इस क्लोरीन गैस को किया ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन को खा रहा होगा, इस दौरान देखिए जब Cl माइनस की फॉर्मेशन हो रही होगी तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि यार ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एंटर होगा। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी कम होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। इस रिलीज हुई एनर्जी को बोलेंगे माइनस डेल्टा एच EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात आप सब जानते हैं, लास्ट चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इससे रिलेटेड हमने यार बिंदास बातें की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप जानते हैं। ये मानकर मैंने यहां पर बोन हेबर साइकिल के कुछ स्टेप्स मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए, बोन हेबर साइकिल को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है, जब यार Na प्लस Cl माइनस कंबाइन कर रहे होंगे, इनकी एनर्जी यहां पर डिक्रीज कर रही होगी। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आयनिक कंपाउंड के पास आ रहे होंगे, इससे यार क्रिस्टल बन रहा होगा। और जब ये आयंस पास आ रहे होंगे, इनकी अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी, तो यार एनर्जी रिलीज होगी। इस रिलीज हुई एनर्जी को डेल्टा एच लैटिस बोलते हैं। जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व एनर्जी को हमें प्लस साइन से इंडिकेट करना है। जो एंडोथर्मिक एंडो है, एनर्जी जहां एब्जॉर्ब होगी, वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, 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 इनके देखिए डेल्टा एच को प्लस साइन के साथ इंडिकेट किया है। जिन प्रोसेसेस के दौरान एनर्जी यार रिलीज हुई है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, आप यार डेल्टा एच को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, है ना। क्या भी हमने नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है, जहां जहां पर यार एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच को हमने नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया है। अब देखिए, इस प्रकार से Na solid प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स अस 1 NaCl solid मिल रहा है। इस प्रोसेस के दौरान यार जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है, ये डेल्टा एच टोटल है। क्या है? डेल्टा एच टोटल है। इस डेल्टा एच टोटल का इन सभी एंथैल्पीज से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें यहां पर एस्टेब्लिश करना है। देखिए, प्रोसेस या तो एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, कोई भी रूट फॉलो हो रहा हो, डेल्टा एच टोटल क्या मिल रहा होगा? डेल्टा एच टोटल यार से मिल रहा होगा। अब वक्त आ गया है हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने का, यानी दोस्तों डेल्टा एच टोटल हमें मिल रहा होगा, इस केस में हमें मिल रहा होगा प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन, प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखिए, जो जो एनर्जीज यहां पर इन्वॉल्व हैं, इनका मैंने क्या लिया? एल्जेब्रिक सम लिया। एंडोथर्मिक प्रोसेस तो एंथैल्पी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक है तो यार नेगेटिव होगा। देखिए, +1/2 डेल्टा एच BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माइनस डेल्टा एच EGE माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। और यार अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, 1 मोल की कोरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हम इस डेल्टा एच टोटल को डेल्टा एच फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। जी हां, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, और पर मोल बात की जाए इन सभी एंथैल्पीज की एनर्जीज की, तो इस प्रकार से डेल्टा एच टोटल को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं।
ये वह एनर्जी इन्वॉल्व है जो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान हमें यार मिल रही होगी। डेल्टा एच फॉर्मेशन और डेल्टा एच टोटल हमें क्या मिल रही होगी? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस 1/2 डेल्टा एच बी डी माइनस डेल्टा एच ई जी ई माइनस डेल्टा एच एल ई। ये आप जानते होंगे डेल्टा एच एफ का मीनिंग है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है जी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। डेल्टा एच एस यू बी ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। आगे देखिए यार, डेल्टा एच बी डी, डेल्टा एच बी डी क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डेल्टा एच आई ई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप देख चुके हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी ई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और देखिए यार, डेल्टा एच एल ई दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। आपको यार कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इनके फुल नेम्स आपके सामने मेंशन कर दिए। बहुत बढ़िया। ये हमने यार फॉर्मेशन ऑफ NaCl को अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद बारी है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड को अंडरस्टैंड करने की। चलिए इसके बाद बात की जाए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड की। देखिए, बोन हेबर साइकिल हमें डिस्क्राइब करनी है एल्यूमिनियम फ्लोराइड के लिए, AlF3 के लिए। एल्यूमिनियम प्लस F2 गिव्स अस AlF3। देखिए, बैलेंस करने पर यहां 1 होगा, यहां 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी स्टेट सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट में मिलता है। और यार आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड स्टेट में मिलता है। आयनिक कंपाउंड कौन सी स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में यार एल्यूमिनियम सॉलिड की हमें स्टेट चेंज करनी है। ये एल्यूमिनियम गैस में मिल पाए, गैसियस स्टेट में मिल पाए, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन इसको खिलानी होगी। वेरी नाइस। यहां देखिए, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? अगर यहां पर 3 है तो चार्ज यार +3 है। यहां 1 है, फ्लोरीन का चार्ज कितना? -1 है। यार क्रिस क्रॉस रूल से हमें इस प्रकार से Al1F3 मिल रहा होगा। अगर इसका चार्ज +3 है तो यार यहां 3 मिलता है, इसका चार्ज -1 है तो यहां क्या मिलता है? यहां 1 मिलता है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर यार आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया है, यानी एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 होना चाहिए, मतलब एल्यूमिनियम को यार 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ तो लूज करता नहीं है, 3 स्टेप में कर पाएगा, होले 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 कर पाएगा। एल्यूमिनियम 3+ बन पाएगा, और पहले एक लूज किया, फिर दूसरा लूज किया, फिर यार तीसरा लूज किया। स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा, और स्टेप बाय स्टेप अगर ये काम होगा तो कोई तो एनर्जी चाहिए होगी। कौन सी एनर्जी चाहिए होगी? यार आयोनाइज हुआ है, कौन सी एनर्जी चाहिए होगी? हर स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। कौन सी चाहिए होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होगी। इस केस में यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस प्रकार से चाहिए होगी, पहले स्टेप की कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एच IE1, दूसरे स्टेप की कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एच IE2, दूसरे स्टेप की कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एच IE2,
तीसरे स्टेप की कोरस्पोंडिंग डेल्टा एच IE3। जी हां, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो रही होंगी। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद फिर जेड इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और कम हो जाएंगी। यानी अगर जेड इफेक्टिव चेंज हो रहा होगा तो हर स्टेप की कोरस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होंगी, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट यार डिफरेंट होंगी। इस प्रकार से डेल्टा एच I1, डेल्टा एच I2, डेल्टा एच I3, ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट को हमने इस शानदार अंदाज में इंडिकेट कर लिया है। इसके बाद देखिए, अगर यार F2 के बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, इसके लिए क्या चाहिए? डेल्टा एच BDE चाहिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां 1F2 नहीं है, यहां कितने F2 है? 3/2 F2 है। ये तो 1F2 के कोरस्पोंडिंग डेल्टा एच अगर BD है तो 3/2 F2 के कोरस्पोंडिंग क्या होगी? ये होगी यार 3/2। जी हां, 3/2 F2। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/2 डेल्टा एच BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितने फ्लोरीन मिल रहे होंगे? सोचिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 फ्लोरीन एटम्स मिल रहे होंगे। मामला क्लियर है? 3 फ्लोरीन एटम्स मिल रहे होंगे, 3 फ्लोरीन गैसियस एटम्स मिल रहे होंगे। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़े से वक्त के लिए मैंने इस 3 को यहां से हटा लिया है। वैसे मेरे दिमाग में है कि यहां 3 आना चाहिए, थोड़े से वक्त के लिए मैंने क्या कर लिया है, 3 को यहां से हटा दिया है, रिमूव कर लिया है, क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन को ज्यादा सिंपल अंदाज में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। कैसे यार ज्यादा सिंपल अंदाज में यहां पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है? अभी आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन खिलाना होगा। एक काम कीजिए, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन खिलाइए। पहले एक इलेक्ट्रॉन खिलाइए, क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को बोला जाएगा यार माइनस डेल्टा एच EGE। जी हां, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं ऐसी एनर्जी को, ऐसी एंथैल्पी को। अब देखिए यार, हमने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया एक फ्लोरीन गैस को, एनर्जी रिलीज हुई माइनस डेल्टा एच EGE। कहानी क्लियर है? और अगर यहां पर यार ये अगर 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ने खाया 1 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे भैया? 3 खाएंगे। हाँ, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा तो यार 3 फ्लोरीन तो 3 इलेक्ट्रॉन खाएंगे। किसकी फॉर्मेशन होगी? 3F माइनस की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार से अगर 3F माइनस की फॉर्मेशन हो रही होगी तो यार माइनस डेल्टा एच EGE, माइनस डेल्टा एच EGE इंटू 3 इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। यार एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर ये एनर्जी माइनस डेल्टा एच EGE है तो 3 फ्लोरीन के कोरस्पोंडिंग कितनी एनर्जी रिलीज होगी? बोलिए बोलिए। 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यार यहां कोफिशिएंट 3 है, या 3F माइनस मिल रहे हैं, तो जब 1F माइनस मिलता है F गैस से F माइनस गैस अगर 1 मिलता है, उस केस में अगर यार माइनस डेल्टा एच EGE इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये 3 होंगे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन खाएंगे तो यार माइनस 3 डेल्टा एच EGE इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। इससे यार 3 फ्लोरीन माइनस यहां पर मिल रहे होंगे। इसके बाद देखिए, एल्यूमिनियम 3+ गैस हमें यहां मिल पाया था और 3 फ्लोरीन माइनस गैस हमें यहां मिल पाए हैं। अब ये कंबाइन हो रहे होंगे। कंबाइन होंगे तो क्या होगा? जब ये कंबाइन होंगे यार तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर यार एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई होगी। जी हां, हीट की फॉर्म में एनर्जी यहां क्या होगी? रिलीज होगी। और यह रिलीज एनर्जी
क्या होगी, इसे हम क्या नाम देंगे? जब यार इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस पास आ रहे होंगे और आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा, इसे हम डेल्टा एच एल ई, इसे हम डेल्टा एच एल ई विद माइनस साइन, यानी लेटिस एंथैल्पी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे? लेटिस एनर्जी और लेटिस एंथैल्पी का नाम देंगे। रिलीज हुई है तो यार माइनस साइन है। कहानी क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करना होगा, डेल्टा एच टोटल हमें यहां पर इंडिकेट करना होगा। हमें यहां पर बात करनी होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, डेल्टा एच एफ की, हमें इनके रिलेशनशिप की बात करनी होगी। किस प्रकार से यार इनका रिलेशन है, किस प्रकार से रिलेटेड है? देखिए, ये हम जानते हैं डेल्टा एच टोटल जो इसके कोरस्पोंडिंग होगा और डेल्टा एच एफ जो इसके कोरस्पोंडिंग होगा, वही यार इन सभी एंथैल्पीज को कंसिडर करने के बाद मिल रहा होगा। हेस लो एक शानदार लो कहता है कि आप किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करवा दें या एक से ज्यादा स्टेप में करवा दें, उस केस में यार डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज है उस नेट प्रोसेस के दौरान ये क्या मिल रहा होगा, यार किसी भी रूट को आप फॉलो कर लें से मिल रहा होगा। तो यार हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने पर हम यहां पर इसे इक्वेट कर पाएंगे इन सभी के अलजेब्रिक सम से। किस प्रकार से? यहां से मैं देखिए इस स्टेप से डेल्टा एच सब्लिमेशन मिलती है जो एब्जॉर्ब हुई होगी। इसके बाद देखिए डेल्टा एच आई वन, डेल्टा एच आई टू, डेल्टा एच आई थ्री, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज मिलती हैं। आई वन, डेल्टा एच आई टू, डेल्टा एच आई ई थ्री। इसके बाद देखिए, ध्यान से देख लें, 3/2 डेल्टा एच बी डी, 3/2 डेल्टा एच बी डी, एक F2 के कोरस्पोंडिंग डेल्टा एच बी डी है, 3/2 F2 के कोरस्पोंडिंग 3/2 डेल्टा एच बी डी होगी, और 3/2 F2 को हमने डिसोसिएट किया है तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहां से कितने फ्लोरीन एटम्स मिल पाएंगे? 2 से 2 कैंसिल करने पर यार 3 फ्लोरीन एटम्स मिल पाएंगे। आइसोलेटेड एटम्स हमारे पास इस प्रकार से होंगे, एफ गैस, एफ गैस, एफ गैस। एक ने एक इलेक्ट्रॉन खाया, दूसरे ने दूसरा खाया, तीसरे ने तीसरा इलेक्ट्रॉन खाया, कितने एफ माइनस मिल पाएंगे? 3 एफ माइनस मिल पाएंगे। एक एफ एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा हो, खा रहा हो, इसके दौरान यार माइनस डेल्टा एच ई जी ई, इतनी एनर्जी अगर रिलीज होगी। और यहां तो देखिए 3 फ्लोरीन गैस है, 3 एटम्स है, तो कितनी रिलीज होगी? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर बात करनी होगी, देखिए माइनस डेल्टा एच ई जी ई इंटू 3, इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन खा रहे होंगे। और इनका नंबर कितना है? कोफिशिएंट देखिए 3 है, तो जब ये 1 था तो यहां देखिए माइनस डेल्टा एच ई जी ई था। जब ये 3 होगा तो इसको यार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर लिया है, तो देखिए इस प्रकार से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। वेरी नाइस। आगे देखिए, जब यार ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक कंपाउंड्स के आयंस कंबाइन हो रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर रहे होंगे। कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? लेटिस एनर्जी। तो लास्ट में, अंत में माइनस डेल्टा एच एल ई, ये भी हमें यार मिल रहा होगा। इस प्रकार से हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने पर इस शानदार डेटा को, इस यार थर्मोडायनेमिक डेटा को हम यहां पर रिलेट कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यार बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 की, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। एक और आयनिक कंपाउंड के लिए यार रेडी हो जाएं बोन हेबर साइकिल को डिस्कस करने के लिए। Al2O3 बन रहा है एल्यूमिनियम सोलिड प्लस 3/2O2 गैस gives us Al2O3, Al2O3। ये सॉलिड है। बोन हेबर साइकिल की बात करनी है यार, जल्दी से देखिए, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है तब यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर पाएंगे। डेल्टा एच सब्लिमेशन खिलाइए, इसको खिला दी,
3 स्टेप में क्या करना है, इसे आयोनाइज करना है। पहले स्टेप के लिए डेल्टा एच I1, दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा एच I2, तीसरे स्टेप के लिए डेल्टा एच I3। ठीक है जी, इस प्रकार से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं निकलेंगे। ये कैसे पता चल पाए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहां से पता चल पाए। देखिए यहां, देखिए ये 3 है, यहां चार्ज कितना होगा, +3 होगा। यहां देखिए 2 है, तो यहां चार्ज कितना होगा, -2 होगा। इन्हीं वैलेंसीज के क्रॉसओवर के बाद यार इसकी फॉर्मेशन इस प्रकार से हम इंडिकेट कर पाएंगे। कहानी क्लियर है? यानी एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होगा Al2O3 में। इसके लिए एल्यूमिनियम को +3 तक जाना होगा। यहां चार्ज 0 है, +3 तक ये एल्यूमिनियम कैसे जा पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, फिर दूसरा लूज करे, फिर तीसरा लूज करे, इस प्रकार से यार +3 तक ये जा पाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये लूज कर पाएगा। एक साथ तीनों लूज नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप ये यार 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर इस प्रकार से लूज कर पाएगा इन टोटल। पहले एक लूज करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि हर स्टेप पर जेड इफेक्टिव चेंज हो रहा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चेंज हो रही होंगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए यार ये चेंज हो रही होंगी। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमने बात की है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अब आगे चलते हैं। ये आप जानते हैं 1O2 के लिए, 1O2 के लिए अगर यार इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड को डिसोसिएट करना और कम करना है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है डेल्टा एच BDE इतनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, इस बॉन्ड को यार ब्रेक करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से दूर करना है, एनर्जी चाहिए इसके लिए। देखिए डेल्टा एच BD, हमें भी यार काम करना है तो एनर्जी चाहिए होती है, बिना एनर्जी के हमसे भी कोई काम होता नहीं है ना, जिंदा लाश बन जाएंगे एनर्जी नहीं होगी तो यार। तो यहाँ ये काम करने के लिए एनर्जी क्यों नहीं चाहिए होगी, डेफिनेटली चाहिए होगी, तभी तो यार ये बॉन्ड यहाँ पर टूट पाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा, एक दूसरे से अलग हो पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ओवरकम होने से ये जुदा हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए यार 1O2 के लिए, ताकि 2O मिल जाए हमें, इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए ये प्लस डेल्टा एच BD चाहिए, एनर्जी खिलाई गई है। लेकिन यार यहां पर 3/2O2 है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यार डेल्टा एच BD को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितने O एटम्स, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स कितने मिल रहे होंगे हमें यार, 3 मिल रहे होंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, देखिए 3 मिल रहे होंगे। लेकिन 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 एक बार के लिए मैं यहां पर 1O गैस ही लिखने वाला हूं, ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैं जानता हूं यहां पर 3 आइसोलेटेड गैसियस एटम्स मिल रहे होंगे, लेकिन मैंने यहां पर एक बार के लिए 1O गैस कंसिडर किया है, ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाद में क्या कर लेंगे यार, 1O के कोरस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन होंगी ये हमारे पास होंगी, तो यार यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। 3O की कोरस्पॉन्डिंग कैसी कैलकुलेशन होंगी इसका हमें आइडिया मिल पाएगा आसानी के साथ। क्या अप्लाई कर लेंगे यार, यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर लेंगे। चलिए फिर हमें क्या करना है, इस O गैस को इलेक्ट्रॉन खिलाना है। ठीक है, ताकि किस में तब्दील हो जाए, ये O- गैस में तब्दील हो जाए, क्योंकि यहां चार्ज कितना है, O एटम्स पर चार्ज यार -2 है, हर O एटम पर -2 चार्ज है। तो चलिए एक O एटम को एक इलेक्ट्रॉन खिलाया, कहानी क्लियर है, एक O एटम को एक इलेक्ट्रॉन खिलाया, O- गैस हमें मिल गया, एनायन मिल गया है ना, -1 चार्ज के साथ हमें ये एटम मिलता है, O- गैस मिलता है। यार जब ये इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। आप जानते पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलते हैं इसे, -डेल्टा एच EGE, नेगेटिव साइन के साथ यार इस रिलीज हुई एनर्जी को हम इंडिकेट कर पाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, इस O- गैस को इलेक्ट्रॉन खिलाना होगा, क्यों,
क्योंकि यार फाइनली तो ये हमें O2 माइनस में मिलता है। यहां भी यार ये काम देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा। अगर यहां इलेक्ट्रॉन का रिमूवल स्टेप बाय स्टेप हो पाया है तो यार यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन खिलाया माइनस डेल्टा एच EgE1 पहले स्टेप के लिए। यार इतनी एनर्जी अगर यहां पर इन्वॉल्व होगी तो दूसरे स्टेप की कोरस्पोंडिंग कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। और ये दूसरी जो प्रोसेस है इसके बाद वाली है ना, O माइनस से O2 माइनस बनने वाली जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस यार एंडोथर्मिक होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप सोचेंगे एंडोथर्मिक क्यों होगी? भैया एंडोथर्मिक इसलिए होगी क्योंकि अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन खिला रहे होंगे तो इस माइनस चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच होगी रिपल्शन। क्यों रिपल्शन होगी? इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद आ ही चुका है। इस नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव में होगी यार रिपल्शन। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, तभी जाकर ये इस एटम तक अप्रोच कर पाएगा, इस रिपल्शन को ओवरकम कर पाएगा, इसमें एंटर हो पाएगा। नहीं तो यार ये रिपल्शन इतनी ज्यादा है, ये अपने आप यहां पर एंटर नहीं हो पाएगा। यहां पर इसको एनर्जी खिलानी होगी, इसको स्ट्रगल करना होगा, इसको एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी जाकर ये एंटर हो पाएगा। रिपल्शन है भैया, इसे ओवरकम करना है, एनर्जी चाहिए होगी। यानी यहां से आपने पूरी फील ले ली होगी कि यार अगला जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो यार ये हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। कहां से? यहां से, क्योंकि इस पर है नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए, इसे ओवरकम करने के लिए यहां पर यार एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डेल्टा एच EgE2 एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, प्लस साइन के साथ इंडिकेट करना होगा। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन खिला रहे होंगे, फॉर्मेशन होगी O2 माइनस गैस की, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी ये होगी प्लस डेल्टा एच EgE2। कहानी क्लियर है? ये हमने यार 1O गैस के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन की है। यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3O गैस एटम्स मिल रहे होंगे। अगर यहां 3 हुआ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी यार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके साथ साथ देखिए यह एल्यूमिनियम 2 है, अभी ये बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम 2 होने के लिए यहां देखिए कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। अभी तक ये जितनी कैलकुलेशन हमने की है कोफिशिएंट 1 के साथ की है, यानी 1 एल्यूमिनियम के साथ की है। अगर राइट साइड एल्यूमिनियम 2 है, यहां कोफिशिएंट 2 होगा। इन सभी एंथैल्पीज को यार 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 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 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी। यहां से लॉस हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स का, यहां देखना 6 इलेक्ट्रॉन से गेन हुए होंगे। यार एक ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन 0 से ऑक्सीजन 2 माइनस तक जाने में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो 3 ऑक्सीजन ने बाबा कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? एक ने 2 किए हैं, तो 3 ने कितने किए हैं? 6 किए हैं। यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल पाए थे, जो यहां से इनका लॉस हो पाया था, ये देखिए इस प्रकार से यहां पर कंज्यूम हो रहे होंगे। ये O एटम्स, 3O एटम्स इन 6 इलेक्ट्रॉन को हजम कर रहे होंगे, और इस प्रकार से देखिए 3O2 माइनस की फॉर्मेशन हो रही होगी। और जब यार ये कंबाइन होंगे, एक दूसरे के आसपास आएंगे, जब ये कंबाइन होंगे तो ये देखिए आयनिक कंपाउंड मिल पाया है, अट्रैक्शन होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यार पास आएंगे, तो इनके बीच होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। और यार ये जो एनर्जी का डिक्रीमेंट है इसे यहां पर डेल्टा एच LE लेटिस एनर्जी से इंडिकेट किया जाएगा। जब ये आयंस पास आएंगे अपोजिटली चार्ज्ड, तो इस प्रकार से लेटिस बन रहा होगा, आयनिक कंपाउंड हमें मिल रहा होगा। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे,
तो यहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यार लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी तो माइनस साइन से इंडिकेट होगी, और डेल्टा एच एल ई से इंडिकेट होगी, माइनस डेल्टा एच एल ई से। इस प्रकार से हम इसको शानदार अंदाज में इंडिकेट कर पाएंगे। यहां देखिए, जो डेल्टा एच टोटल और डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसे शानदार अंदाज में हम इंडिकेट कर पाएंगे। डेल्टा एच एफ को किस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है? डेल्टा एच टोटल और डेल्टा एच एफ किसके इक्वल होगी? यार प्रोसेस एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, आप जानते ही हैं, है ना, डेल्टा एच क्या मिलता है? ओवरऑल प्रोसेस के लिए सेम मिलता है। तो क्या कीजिए, इन सभी को यार ऐड कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम लीजिए। प्रोसेस तो यही है, नेट प्रोसेस तो यही है। फॉर्मेशन तो देखिए इसकी हुई है, यहां से भी इसकी फॉर्मेशन हुई है, और इस स्टेप से भी इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो अगर हम इन दो डिफरेंट पाथवेज को यहां कंसिडर करते हैं तो डेल्टा एच हमें क्या मिलता है? सेम मिलता है। ये हम जानते हैं, डेल्टा एच इनिशियल स्टेट की जो एनर्जी है और फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है इस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो यार एल्जेब्रिक सम लीजिए, 3 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस 3 इंटू डेल्टा एच I1 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच I2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच I3। कहानी क्लियर है? आगे देखिए यार, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा एच BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके बाद देखिए -3 इंटू डेल्टा एच EGE1। इसके बाद देखिए प्लस 3 इंटू डेल्टा एच EGE2। इसके बाद देखिए माइनस डेल्टा एच LE। इस प्रकार से यार मैंने इन सभी एंथैल्पीज के अलजेब्रिक सम ले लिया है, और शानदार अंदाज में डेल्टा एच टोटल और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इंडिकेट कर लिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब यार आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे लगता है। एक एग्जांपल आपके लिए देखिए, बोन हेबर साइकिल को इंडिकेट करना है। Mg solid plus Cl2 gas gives us MgCl2 solid। ठीक है, अगर आप इसके लिए बोन हेबर साइकिल को इंडिकेट करते हैं तो यार आपके लिए पूरी पिक्चर आयनिक कंपाउंड की पूरी डिटेल्ड फॉर्मेशन, किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड बन पाया होगा, ये आपको यार पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में खूब सारी अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी। तो ट्राई कीजिए इसको, मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इसको ट्राई कर लेते हैं और यार डेल्टा एच टोटल को एक शानदार अंदाज में इंडिकेट कर पाते हैं तो यार कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। ठीक है, लिखिएगा कि हाँ सर हमसे हो चुका है ये। वेरी नाइस, अगर आपसे हो जाए वेरी गुड, वेल डन। आगे चलते हैं यार। देखिए आज थोड़ी सी वक्त की कमी है, आज हम फजान रूल को डिटेल में तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फजान रूल में इतना जरूर जान पाएंगे यार, आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं कोवलेंट कैरेक्टर। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में? कोवलेंट कैरेक्टर। किस प्रकार से मिलते हैं आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर? क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर? तो कंपाउंड आयनिक है तो कैरेक्टर कोवलेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखिए इस प्रकार से ये हमारे पास कैटायन है। जनरली कैटायन का जो साइज है ये एनायन के साइज से स्मॉलर मिलता है। चलिए मैंने भी स्मॉलर कैटायन यहां पर कंसिडर किया है, और ये देखिए बिगर एनायन आपके सामने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी। कैटायन और एनायन पास होंगे, अट्रैक्शन होगी इनके बीच। कैटायन और एनायन क्या होंगे? पास होंगे, इनके बीच होगी यार अट्रैक्शन। ये तो स्मॉलर आयन है, ये बिगर आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और यार यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब आप सोचेंगे चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज बाय साइज, ठीक है ना। इसका साइज तो है छोटा, चार्ज है +1, याद देखना, चार्ज है -1,
साइज है बड़ा, तो चार्ज बाय साइज यहां क्या होगा, कम होगा। यहां चार्ज बाय साइज, चार्ज है +1, साइज छोटा, ये जो रेशियो होगा इसे चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। यार इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ऐसा होगा तो इस केस में इसकी एबिलिटी इसको खींचने की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये इसको ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर ये ज्यादा फोर्स के साथ, स्मॉलर आयन कैटायन इसको ज्यादा फोर्स के साथ अगर इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, अट्रैक्शन होगी, तो यार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसकी तरफ पोलराइज हो जाएगा, और यार इस प्रकार से इलेप्टिकल हो जाएगा, स्फेरिकल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इलेप्टिकल हो जाएगा। इस प्रकार की पोलराइजेशन से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करना स्टार्ट कर देगा, और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इस प्रकार से, इस प्रकार की पोलराइजेशन से, इस प्रकार के खिंचाव से, जो कि देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कैटायन अपनी तरफ खींच रहा है, इस प्रकार के खिंचाव से, इस प्रकार के डिस्टोर्शन से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो डिस्टोर्शन हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का देखिए पोलराइजेशन हुआ है, इससे क्या होगा, इससे यार ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करना स्टार्ट कर देगा, और इस प्रकार की शेयरिंग को ही कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करना स्टार्ट करे, तो यार हम बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बन रहा है। क्या ये शेयरिंग कंप्लीट होगी, जी नहीं, पार्शियल होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कुछ हिस्से को ये शेयर कर पाएगा, हम यूं बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा ही ये इस प्रकार से देखिए दो न्यूक्लियस के बीच एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिससे हम बोल देंगे आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए हैं। ये फजान रूल है, ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कम पोलराइजेशन होगी तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो यार ये सब कुछ आप बार बार रिवाइज करते हुए मुझे लगता है याद कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल सिंपल कहानी थी बोन हेबर साइकिल की, और फजान रूल के इंट्रोडक्शन से आप जान पाए होंगे फजान रूल में भी ज्यादा कुछ टफ है नहीं। देखिए फजान रूल के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें मुलाकात करनी होगी एक बार फिर से अगले सेशन में। फजान रूल तो मैं आपको बताऊंगा ही, इसके साथ में इसके एप्लीकेशन पार्ट से भी मैं आपको फेमिलियर करवा दूंगा, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी आप नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, और यार इसके साथ साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये भी आप जानेंगे। चलिए अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।